गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। 100% ऐतिहासिक और अमर फैसला आपके लिए लेकर आया हूं। पे एंड रिकवरी मतलब भुगतान करो और वसूल करो। भुगतान कौन करेगा? बीमा कंपनी। वसूल किससे किया जाएगा? मालिक से। ये एक बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है और इस सिद्धांत का जनक है। ये पे एंड रिकवरी सिद्धांत का ये जनक है, जन्मदाता है। यहीं से इस सिद्धांत की उत्पत्ति हुई है और इसके 22 साल बाद पी वेंकटेशन के अनंती विरुद्ध पी वेंकटेशन 29 जनवरी 2025 में इसी स्वर्ण सिंह 2004 के जजमेंट का हवाला देते हुए पे एंड रिकवरी के सिद्धांत को पारित किया गया और तकरीबन 3847 विभिन्न फैसलों में इस जजमेंट का हवाला दिया गया है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध स्वर्ण सिंह 2004। जी हाँ सर, यही वो जजमेंट है जिसके ऊपर हम व्याख्या करेंगे इसकी सरल जो है कि उदाहरणों के साथ, और ये हम इसको कोर्ट में किस प्रकार से हमारे केस में उपयोग में ला सकते हैं और हमारे प्रकरण को, एक्सीडेंट क्लेम याचिका को निरस्त होने से हम कैसे बचा सकते हैं। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इससे हमें सीखने को मिलेंगी। ये एक कल्याणकारी कानून के रूप में माना जाता है मोटर यान अधिनियम 1988। एक लगाए 217 धाराएं हैं और इसका मुख्य उद्देश्य जस्ट कंपनसेशन देना है, उचित मुआवजा देना। किसी को सजा देना इसका मकसद नहीं है। ये एक वेलफेयर लेजिस्लेशन के रूप में इसको देखा जाता है और भले ही बीमा कंपनी की शर्तों का उल्लंघन हुआ हो, लेकिन फिर भी पीड़ित को, आहत को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। उसको मुआवजा दिया जाएगा बीमा कंपनी की तरफ से और बाद में गाड़ी मालिक से वसूल किया जाएगा। यही मुख्य विशेषता है। अक्सर ऐसा होता है हमारे सामने कि बीमा पॉलिसी की कई शर्तों का उल्लंघन हो जाता है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, तो क्या मान लिया जाएगा कि हमारी एक्सीडेंट क्लेम याचिका खरीद कर दी जाए और साथ ही जिस परिवार में दुर्घटना घटित हुई है, या तो किसी की मृत्यु हुई है, या 100% डिसेबिलिटी है, या गंभीर रूप से घायल है, क्या उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? नो सर, नो, बिल्कुल। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, ऐतिहासिक फैसला है जो पीड़ित को, आहत को एक जबरदस्त सहायता राशि के रूप में एक राहत प्रदान करता है। अक्सर हम जब भी कोई क्लाइंट हमारे सामने आता है एक्सीडेंट की फाइल लेके, तो हम सबसे पहले उसके यही डॉक्यूमेंट चेक करते हैं: बीमा, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस, और अगर कमर्शियल वाहन है तो परमिट। क्योंकि इनमें अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो जाहिर सी बात है कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होगा और बीमा पॉलिसी भुगतान नहीं करेगी। क्योंकि बीमा पॉलिसी जब भी कोर्ट में एक्सीडेंट क्लेम याचिका लगाई जाती है तो तीन लोगों को पक्षकार बनाया जाता है: गाड़ी मालिक, ड्राइवर और बीमा कंपनी। गाड़ी मालिक और ड्राइवर की तरफ से भी एडवोकेट्स आते हैं और अपना जवाब पेश करते हैं। बीमा कंपनी की तरफ से भी वकील साहब आते हैं और उनका जवाब पेश करते हैं, और उनका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि किसी ना किसी रूप में ये साबित कर दिया जाए कि जो है कि या तो जो दुर्घटना में घायल हुआ है या मृत हुआ है उसी की गलती से एक्सीडेंट हुआ था, या फिर बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन बीमाकर्ता के द्वारा किया गया है, तो हम बीमा नहीं देंगे। इन सब चीजों से ऊपर उठकर एक कल्याणकारी कानून के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने जबरदस्त फैसला दिया। अच्छा, ये लड़ाई कोई अभी की नहीं है सर, ये लड़ाई बड़ी पुरानी लड़ाई है। क्यों? क्योंकि ये 2004 का फैसला है। 2019 में अमेंडमेंट हुआ, 1 अप्रैल 2022 को लागू किया गया और धारा 149 को हटाकर धारा 150 को लाया गया। 149 को क्यों हटाया गया? क्योंकि बीमा कंपनी का ये तर्क था कि जो है कि काफी ज्यादा मात्रा में जो है कि बीमा कंपनी के ऊपर आदेश किए जा रहे हैं और पे एंड रिकवरी के, लेकिन बीमा कंपनी उनसे वसूल नहीं कर पा रही है। कोई अत्यधिक गरीब है, उसकी संपत्ति का पता नहीं है, कैसे इजरा पेश करेंगे, कहाँ वसूली का नोटिस जाएगा, सालों लग जाएंगे, और एक तरीके से बीमा कंपनी को लाखों करोड़ों रुपया का नुकसान हो रहा था। तब संसद में ये बिल पेश किया गया और 149 में पे एंड रिकवरी जो शब्द था कि भुगतान करो और वसूल करो, उसको हटा दिया गया। बिल्कुल उसको हटा दिया गया। 151 में ये शब्द ही नहीं है। 151 एक और 151 दो धाराएं इसको बना दी गई और पहले 149 4 में थी ये। अब सवाल ये उठा यहाँ पर कि जब इस धारा को हटा दिया गया तो जहां बीमा कंपनी पहले एक याचिका के तौर पे खड़ी थी, आहत और पीड़ित के तौर पर खड़ी थी और उसका एक कहना था कि इसको खत्म किया जाए, अब वहीं बीमा कंपनी ने इसका दूसरे तरीके से उपयोग करना चालू कर दिया। बीमा कंपनी हर मामले में कहने लग गई कि पे एंड रिकवरी, भुगतान करो और वसूलो। मतलब बीमा कंपनी भुगतान करेगी
और गाड़ी मालिक से वसूल करेगी। इसकी धारा को हटा दिया गया है 149(4) को। इसलिए हम अब किसी भी कंडीशन में भुगतान नहीं करेंगे और ये गाड़ी मालिक जाने और जो है कि दुर्घटना में जो घायल हुआ वो व्यक्ति जाने। इसने हमारी बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन कर दिया है, अब हम भुगतान नहीं करेंगे। हर जगह ही डिफेंस लिया जाने लगा। तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 150 की उपधारा 1 की व्याख्या की, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि बीमा कंपनी हकदार है इस बात की कि बीमाकर्ता ने जो है कि जो बीमा धारक है उसने बीमा पॉलिसी के शर्तों का उल्लंघन किया है और बीमा पॉलिसी बिल्कुल हकदार है इस बात की कि हाँ ये हुआ है, उसके बाद भी उस आहत को, पीड़ित को बीमा पॉलिसी जो बीमा कंपनी उसके द्वारा भुगतान किया जाएगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो है कि 2025 में जो फैसला दिया गया था, जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, मैं आपको एक बार और नाम बता देता हूं उसका, एम अनंती बनाम पी वेंकटेशन, 29 जनवरी 2025 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट के पैरा क्रमांक 9, 10 और 11 में खास तौर से इसको बताया गया और इसमें बेसिक रूप से इसी फैसले का हवाला दिया गया स्वर्ण सिंह 2004 का। और उसके अलावा ये तो मैंने आपको लेटेस्ट मुझे मिल गया तो मैंने आपके लिए ये उपलब्ध करा दिया, वरना 3847 जजमेंटों में इसका उपयोग किया गया है सर। इसका हवाला देकर फैसला दिया गया है स्वर्ण सिंह 2004 का। एक बड़ा ही जो है कि लैंडमार्क जजमेंट है। यदि आपका भी अदालत में मुकदमा इस प्रकार विचाराधीन है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी आ गई है और आपको ऐसा लगता है कि आपका केस कहीं ऐसा ना हो कि ट्रिब्यूनल कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया जाए, तब आप कोर्ट में जज साहब के समक्ष आर्गुमेंट के दौरान इस जजमेंट को सूची अनुसार दस्तावेज तैयार करके पेश कर सकते हैं और आर्गुमेंट में इसको शामिल भी आप कर सकते हैं। इसमें बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत पारित किए गए हैं। 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत, जो 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, ये जजमेंट सर तकरीबन 100 पेज का जजमेंट है ये। और इसको पूरा तो मतलब इसमें मेरी डिजिटल ई बुक में लिखना संभव नहीं था, इसलिए मैंने इसमें से सारांश आप लोगों के लिए निकाला है कि कोर्ट प्रैक्टिस के दौरान किस प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है, हम अपनी क्लेम याचिका को निरस्त होने से कैसे बचा सकते हैं। विधि के छात्र समझने के लिए बड़ा उपयोगी जानकारी उसमें मेरे द्वारा तैयार की गई है। एक आम व्यक्ति, क्योंकि एक आम व्यक्ति सबसे ज्यादा हर्ट होता है सर। जैसे उसके परिवार में कोई दुर्घटना होती है, कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहला काम एफआईआर दर्ज कराना होता है। जब एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है और पुलिस के द्वारा 193 BNSS 2023 के तहत जो है कि अनुसंधान पूर्ण कर लिया जाता है और अनुसंधान कंप्लीट होने के बाद जो अनुसंधान के दौरान गाड़ी को जब्त किया जाता है, उसके डॉक्यूमेंट्स जब्त किए जाते हैं। उस दरमियान कहीं ना कहीं जो पीड़ित आहत दुर्घटना में हुआ है उसके परिवार वालों को पता लग जाता है कि इसमें इन डॉक्यूमेंट्स की कमी है। वो परेशान होते हैं, एक वकील, 2 वकील, 3 वकील, 4 वकीलों के पास जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि क्लेम याचिका हम लगाएं और वो खारिज हो जाए। तो आपकी इस तमाम शंकाओं का समाधान करने के लिए मैं 100% ऐतिहासिक और अमर फैसला लेकर आया हूं कि यदि आप भी इस प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं और आपका भी कोई बड़ा महत्वपूर्ण मामला अदालत में विचाराधीन है, तो आप उसको निरस्त होने से बचा तो सकते ही हैं, साथ ही आपको एक अच्छी मुआवजा राशि भी बतौर सहायता कल्याणकारी के रूप में आपको प्राप्त हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में सर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने डिजिटल ई बुक के अंदर तैयार करके रखी हैं और हमारे आज के वीडियो का मुख्य फोकस जो है वो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम स्वर्ण सिंह 2004 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है सर। अब मैं आपको इसमें जो महत्वपूर्ण पेरा में आपके लिए विशेष तौर से तैयार करके लाया हूं ताकि आपको कोर्ट की प्रैक्टिस में भी वो काम में आएंगे और आपके पास यदि कोई क्लाइंट आया तो आप पहले से तैयार रहेंगे कि हाँ इस परिस्थिति में भी हम क्लेम याचिका लगाकर एक्सीडेंट क्लेम का हम इनको मंजूर करा सकते हैं। कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हमारे अंदर डेवलप्ड होता है। जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ती जाती है हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है, क्लाइंटों की संख्या भी बढ़ती जाती है। वरना जनरली इस कानून का पता नहीं था जिस भी व्यक्ति को, चाहे मैं मेरा ही कह दूं, अगर मुझे भी पता नहीं है तो मैं एक सामान्य सोच यही रखूंगा कि अरे ड्राइविंग लाइसेंस तो है ही नहीं इसका, अरे इसका तो बीमा पॉलिसी का उल्लंघन हो गया। तो मैं कस्टमर को क्या कहूंगा कि भाई आपको क्लेम मिलने की कोई गारंटी नहीं है, हम लगा देंगे, हो सकता है जज साहब खारिज भी कर दें क्योंकि आपके जो है कि जिसने आपको टक्कर मारी उसके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, वो बीमा पॉलिसी के शर्तों का उल्लंघन कर दिया। फिर हम ऐसी इंडेफिनेट बात करने लगते हैं और जब हमको कानून का ज्ञान होता है तो हम फिर डेफिनेट जानकारी देने लगते हैं, तो उसका असर हमारे क्लाइंट के ऊपर भी पड़ता है। उसके अंदर भी एक विश्वास उपजता है कि हाँ मुझे सहायता राशि जरूर मिलेगी।
ये जो डिजिटल ई बुक तैयार की है सर, इसमें तकरीबन आपके लिए उपयोग में आने वाली 25 साइटेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की मैंने शामिल की हैं, जो विभिन्न पहलुओं पे हैं। क्षेत्राधिकार, मुआवजा राजी, गुणक पद्धति, इन सब से रिलेटेड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, जैसे कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध प्रणय सेठी 2017 का, ये भी बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला है सर। उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले। इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट किस परसेंट के आधार पर तय किया जाएगा। पूरा जजमेंट भी मेरी डिजिटल ई बुक में है, लेकिन हमारा टॉपिक आज स्वर्ण सिंह 2004 का ही है सर, पे एंड रिकवरी का, तो मैं इसी पर बात करूंगा। लेकिन चूंकि हम एक्सीडेंट क्लेम से संबंधित चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये जानकारी भी दे दूं कि सरला वर्मा विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम, ये जो 2007 के समथिंग का फैसला है, ये भी लैंडमार्क जजमेंट है सर। इसमें गुणक पद्धति, मल्टीप्लायर के सिद्धांत पारित किए गए, जो आज भी लागू हैं कोर्ट में। जब भी जजमेंट दिए जाते हैं तो इन जजमेंटों का हवाला जरूर दिया जाता है, और कहीं ना कहीं हम एज एडवोकेट इन जजमेंट्स में जो गुणक पद्धति बताई गई है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के आधार बताए गए, उसके आधार पर हम खुद भी निकाल सकते हैं एक मोटा मोटा अंदाजा, क्या कितनी राशि प्राप्त हो सकती है। हालांकि कोर्ट का निर्णय ही अंतिम और सर्वोपरि होगा, क्योंकि आपने देखा हंसराज विरुद्ध मुकेश नाथ 6 मई 2026 का लेटेस्ट जजमेंट है, जिसमें 14 साल के एक बालक को 100% डिसेबिलिटी आ गई थी सर, 100% डिसेबिलिटी। और वो उन्होंने जो है कि मोटरयान अधिनियम 1966 की धारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत 22,45,000 का एक्सीडेंट क्लेम आवेदन पेश किया था ट्रिब्यूनल कोर्ट में। ट्रिब्यूनल कोर्ट ने 7 लाख और कुछ हजार का जजमेंट उनके पक्ष में दिया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारी सोच से भी परे मुआवजा राशि कोर्ट के द्वारा दी जा सकती है, हमारी कल्पना से भी परे। इसमें 56 लाख का मुआवजा दिया गया था, मैं आपको इसलिए इसका थोड़ा सा हवाला देकर बता रहा हूं मैं। और जब उन्होंने फिर उससे असंतुष्ट होकर ट्रिब्यूनल कोर्ट से उच्च न्यायालय में अपील की 173 के तहत इसी अधिनियम की, वहां पर वो बढ़ाकर 12 लाख और कुछ हजार कर दिया गया। उससे भी असंतुष्ट होकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गए, वहां पर 56 लाख और कुछ हजार का मुआवजा दिया गया। इस पे स्पेशल वीडियो मैंने अभी तकरीबन 4-5 दिन पहले मेरे चैनल पर अपलोड किया है, आप उसमें पूरी डिटेल जानकारी दी है मैंने उसमें, आप मेरे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं 100% डिसेबिलिटी के ऊपर। और साथ ही उसकी डिजिटल ई बुक भी उसी वीडियो के नीचे मेरे द्वारा उसकी लिंक दे दी गई है, यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको खरीद भी सकते हैं। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, इस वीडियो की डिजिटल ई बुक की लिंक भी इसी वीडियो के नीचे मेरे द्वारा दे दी गई है, यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां से खरीद भी सकते हैं। वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, डिजिटल ई बुक भी बड़ी महत्वपूर्ण है, स्पेशल मोटरयान अधिनियम पे ऊपर है। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें मैं जो आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं साइटेशन से सर, सर्वोच्च न्यायालयों की सभी लैंडमार्क जजमेंट्स में आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें लेटेस्ट भी है और पुराने लैंडमार्क जजमेंट भी शामिल हैं। वो हर एंगल पर कहीं ना कहीं है, मैंने जैसा आपको बताया पूरे विभिन्न पहलुओं पर हैं वो, कि परमिट के ऊपर भी है, ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर भी है, बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के ऊपर भी है, क्षेत्राधिकार के ऊपर भी है। और इसी प्रकार से बयान के अंदर जैसे हम कुछ बातें कह देते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि माल वाहन गाड़ी है जो माल ढोने का कार्य करती है, उसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, बीमा कंपनी तुरंत आएगी और ये बचाव कहेगी कि जो है कि ये तो मालवाहक वाहन था और ये यात्री के रूप में किराएदार भाड़ा लेकर ये ले जा रहे थे और बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है, हम बीमा नहीं देंगे। तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लैंडमार्क जजमेंट मैंने डिजिटल ई बुक में शामिल किया है। उसमें बताया गया है कि यदि माल वाहन गाड़ी में कोई माल लाद कर ले जाया जा रहा है, तो उसमें बीमा पॉलिसी में उस माल के साथ साथ उसके माल के मालिक या उसके प्रतिनिधि का भी बीमा कवर होता है। तो आपको फिर ऐसी परिस्थिति में ये अपने बयानों में और साबित करना होगा, विपक्षी से भी बयानों में पूछना होगा। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है उसमें PW4 ने बयान में स्वीकार किया था, जो गाड़ी मालिक है, कि हाँ ये माल इन्हीं का था और ये गाड़ी मालिक थे और जो है कि ये इसमें बैठकर जा रहे थे, तो उनको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसी कंडीशन में भी बीमा दिया गया। या कुछ सावधानी और सीखने और समझने की बातें हैं हमें एक्सीडेंट क्लेम प्रैक्टिस के दौरान। बहुत से लोग एक्सीडेंट क्लेम प्रैक्टिस की वकालत भी करना चाहते हैं, बहुत से युवा अधिवक्ता। तो उन सभी युवा अधिवक्ताओं के लिए मेरा ये वीडियो और मेरा ये चैनल बड़ा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, ऐसा मेरा प्रयास है, ऐसी मेरी कोशिश है।
और ये तकरीबन मेरा 15वां वीडियो है सर मोटरयान अधिनियम पे। मैं वर्तमान में मोटरयान अधिनियम के ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे अब मैं आपको आगे की जानकारी सर डिजिटल ई बुक के अंदर से देता हूँ, जहां से हम स्वर्ण सिंह 2004 के जजमेंट से बहुत कुछ सीखेंगे। आइए सर, लेट्स गो। 2019 में सर अमेंडमेंट हुआ था, ये उससे पहले का फैसला है। लेकिन 2025 में भी जो मैंने आपको बताया के पी वेंकटेशन वाला जो मामला है, उसमें 22 साल बाद तकरीबन इस फैसले का हवाला देकर उसी बात को पे एंड रिकवरी को पुष्ट किया गया है। तो अब हमारे सामने ये बात भी नहीं रही कि संशोधन हुआ उसके पहले और संशोधन के बाद भी ये जजमेंट आज भी इसी प्रकार का असर और प्रभाव रखता है। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डिजिटल ई बुक है सर, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम स्वर्ण सिंह 2004 पे एंड रिकवरी का सिद्धांत क्या है। इसके अंदर सर मैंने जो है कि डिस्क्लेमर भी लिखी हुई है और ई बुक विषय सूची भी है। तकरीबन इसमें 25 अध्याय हो चुके हैं और मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया ये कि बीमा कंपनी के 10 बड़े लीगल बचाव और उनके अचूक समाधान। क्योंकि बीमा कंपनी कोर्ट में जब उनके वकील साहब आते हैं तो उनका मेन मकसद यही होता है कि इस क्लेम याचिका को खारिज कर दिया जाए, ये कैसे भी हम इसमें भुगतान ना करें। तो 150(2) जो मोटरयान अधिनियम की धारा 150(2) है, उसमें वो आधार दिए गए जो बीमा कंपनी ले सकती है। लेकिन उस दायरे से हटकर भी बीमा कंपनी बचाव के आधार ले सकती है, वो किताब में नहीं दिए गए। ये जब हम वकालत की प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमें वहां पर देखने और सीखने को मिलते हैं। तो मैंने एक अनुभव के आधार पर कुल 10 आधार आप लोगों के लिए तैयार किए हैं और कल ही मैंने वो वीडियो अपलोड किया है। एमएसीटी एक्सीडेंट क्लेम कोर्ट में बीमा कंपनी के 10 बड़े लीगल बचाव और उनके अचूक समाधान। और वो जो बीमा कंपनी जब डिफेंस लेकर आएगी तब हमें क्या करना है, उसका खंडन हमें कैसे करना है, वो भी मैंने उसके अंदर बताया है वीडियो के अंदर। और डिजिटल उसकी ई बुक के अंदर भी सारी जानकारी रिटर्न में मेरे द्वारा दे दी गई है और उसके लिंक भी उसी वीडियो के नीचे मौजूद है। इसमें सर प्रस्तावना भी मौजूद है और उसके बाद फिर हमारा यहाँ से चालू होता है मुख्य मुद्दा। अब मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं कि यदि हम मूल बेयर एक्ट को देखें तो पूरे मोटरयान अधिनियम 1988 में कहीं भी सीधे तौर पर पे एंड रिकवरी शब्द नहीं लिखा गया है। यह पूरी तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून की कल्याणकारी मंशा को पूरा करने के लिए विकसित किया गया एक न्यायिक सिद्धांत है। लेकिन अधिनियम के भीतर वह कौन सी धाराएं हैं जहां से कोर्टों को शक्ति मिलती है, जो मैं आपके वीडियो को प्रारंभ में आपको मैं बता चुका हूं, उसे समझना बहुत जरूरी है। 2019 का संशोधन जो 2022 में लागू हुआ के बाद इसकी स्थिति बदल जाती है। नंबर 1 है 2019 के संशोधन के बाद 26 में आया। तो अब हम देखते हैं सर 150(1) और 150(2). यह बीमा कंपनियों पर यह वैधानिक दायित्व डालती है कि क्लेम कोर्ट एमएसटी द्वारा पारित जजमेंट या अवार्ड के पैसे का भुगतान वे पीड़ित पक्ष को करें। वर्तमान कानूनों में पुरानी धारा का विशिष्ट परंतु न होने के बावजूद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 150 के तहत ट्रिब्यूनल के पास पीड़ितों के हित की रक्षा के लिए पहले भुगतान करो और बाद में मालिक से वसूल करो का आदेश देने का विधिक क्षेत्राधिकार आज भी बरकरार है। संशोधन से पहले अधिकार स्पष्ट रूप से धारा 149(4) और 149(5) में निहित था। 149(4) का परंतु इसमें साफ लिखा था कि यदि बीमा कंपनी पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर अपनी मुख्य जिम्मेदारी से बच भी जाती है तो भी उसे पीड़ित को राशि का भुगतान करना होगा और बाद में वह राशि वाहन स्वामी या मालिक से वसूल करने की हकदार होंगी। इसी पुरानी धारा 149 को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में स्वर्ण सिंह के ऐतिहासिक मामले में पे एंड रिकवरी के सिद्धांत पर अंतिम मोहर लगाई। अब ये हम जजमेंट पे पहुंच चुके हैं और ये एक मील का पत्थर है और इस सिद्धांत का जनक भी है। ये मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल इसकी जानकारी लिखी हुई है। अब इसका मैंने आपको बता दिया कि ये जो है कि जब 2004 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 3 जज बेंच स्वर्ण सिंह के मामले की सुनवाई कर रही थी और अपना अंतिम फैसला लिख रही थी, तब जजों ने कानून को अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए अपने से पहले के, आप ध्यान से सुनिएगा सर, जजमेंट का महत्व आपको पता लगेगा, अपने से पहले के कुल 68 पुराने लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया था। सरल शब्दों में स्वर्ण सिंह का फैसला लिखने के लिए कोर्ट ने पुराने 68 कानूनों और नजीरों का अध्ययन किया और उनका संदर्भ इस जजमेंट के अंदर जोड़ा। दूसरी बात यह 3847 का क्या मतलब हुआ। यह आंकड़ा इस जजमेंट की असली ताकत और महानता को दर्शाता है। इसका मतलब है कि साल 2004 में
स्वर्ण सिंह का फैसला आने के बाद से लेकर 2026 तक भारत की अलग अलग अदालतों, सुप्रीम कोर्ट, देश के सभी राज्यों के हाई कोर्ट्स और जिला कोर्ट्स ने कुल 3,847 अलग अलग मुकदमों का फैसला करते समय स्वर्ण सिंह के फैसले को एक कानूनी नजीर मानकर अपने जजमेंट में इसका हवाला दिया है। ये इसकी ताकत और इसके मूल्य को सर बताती है। और सरल शब्दों में हम कहें कि जब भी देश में कहीं ड्राइविंग लाइसेंस या पे एंड रिकवरी का कोई विवाद आया तो अलग अलग कोर्ट्स ने 3,847 बार इस जजमेंट का नाम लेकर इसके आधार पर अपने फैसले सुनाए हैं। अब हम जजमेंट का अंतिम पेरा सर मैंने इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि तकरीबन 100 पन्ने के करीब जजमेंट है, तो सिर्फ अंतिम पेरा मैंने इसमें लिखा हुआ है और बाकी फिर सरल व्याख्या मैंने की है। जैसे हाईलाइट कर दिया मैंने, कल्याणकारी कानून है। और ये बीमाकर्ता का इसमें बताया हुआ है कि बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन, जैसे कि चालक की अयोग्यता या चालक का अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे कि धारा 149 की उपधारा 2 की उपधारा का की उपधारा 2 में वर्णित है, बीमा धारक द्वारा किया गया सिद्ध होना आवश्यक है ताकि बीमाकर्ता दायित्व से बच सके। केवल ड्राइविंग लाइसेंस का न होना, फर्जी अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस का होना या संबंधित समय पर चालक का वाहन चलाने के लिए अयोग्य होना बीमाकर्ता के लिए बीमा धारक या तीसरे पक्ष के विरुद्ध बचाव का आधार नहीं है। बीमा धारक के प्रति अपने दायित्व से बचने के लिए बीमाकर्ता को यह सिद्ध करना होगा कि बीमा धारक लापरवाही का दोषी था और उसने पॉलिसी की शर्तों को पूरा करने में उचित सावधानी नहीं बरती, जिसमें वाहन का उपयोग विधिवत लाइसेंस प्राप्त चालक द्वारा या ऐसे चालक द्वारा किया जाना था जो संबंधित समय पर वाहन चलाने के लिए अयोग्य नहीं था। ये मैंने मूल ट्रांसलेशन सर इसकी पढ़ी है। अब हम इसकी सरल व्याख्या पे चलते हैं आगे की ओर। ये हम आ चुके हैं सर। प्रकरण की पृष्ठभूमि को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में किसी एक दुर्घटना का नहीं था, ये तो आप ये समझ लें सर, ये किसी विशेष दुर्घटना का मामला नहीं था, बल्कि विशेष अनुमति याचिकाओं SLPS का एक बड़ा समूह था। पूरे देश के विभिन्न राज्यों से बीमा कंपनियों, मुख्यतः नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने हाई कोर्ट और क्लेम ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ अपील की थी। मुख्य विवाद यह था, इसमें सभी मामलों में वाहनों से एक्सीडेंट हुए थे, लोग मरे, घायल हुए थे। जब पीड़ित परिवारों ने क्लेम मांगा तो बीमा कंपनियों ने धारा 149 की उपधारा 2 की उपधारा 1 की उपधारा 2, जो अब संशोधित धारा 150(2) है वर्तमान में, का हवाला देते हुए क्लेम देने से साफ मना कर दिया। बीमा कंपनियों का तर्क था कि दुर्घटना के समय ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ये इनके बीच में मुख्य विवाद था। अब बीमा कंपनियों ने 5 मुख्य तकनीकी आधार इसमें रखे। ध्यान से सुनिएगा सर, सीखने और समझने की बात है कि यदि बीमा कंपनी ट्रिब्यूनल कोर्ट में भी आधार रखती है तो आप इस जजमेंट को वहां पेश कर सकते हैं आर्गुमेंट के समय भी, और आप क्रॉस एग्जामिनेशन में भी ध्यान रख सकते हैं कि उस आधार पर प्रश्न बनाकर आप क्रॉस एग्जामिनेशन में भी पूछ सकते हैं। इसमें जो 5 मुख्य तकनीकी आधार बताए गए बीमा कंपनी के द्वारा, उसमें नंबर 1 है का ड्राइवर के पास जो लाइसेंस था वह पूरी तरह फर्जी फेक था। ड्राइवर के पास कोई लाइसेंस था ही नहीं। गा ड्राइवर के पास लाइसेंस तो था लेकिन एक्सीडेंट की तारीख को वह एक्सपायर हो चुका था और रिन्यू नहीं कराया गया था। घा ड्राइवर के पास मोटरसाइकिल या कार LMV का लाइसेंस था लेकिन वह चला भारी कमर्शियल वाहन HTV ट्रांसपोर्ट रहा था, रॉन्ग कैटेगरी की गाड़ी चला रहा था। मतलब कार का या मोटरसाइकिल का LMV में आता है, LMV में आता है, और जो कमर्शियल वाहन होते हैं वो HTV में आते हैं। तो लाइसेंस था उसके पास कार मोटरसाइकिल का और चला रहा था ट्रक। डा गाड़ी कोई ऐसा व्यक्ति चला रहा था जिसके पास केवल लर्नर्स लाइसेंस था। तो ये तर्क रखे गए जो आज भी रखे जाते हैं, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के पालन में फिर ऐसे तर्कों को मान्यता नहीं दी जाकर पे एंड रिकवरी का आदेश किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो बताया अदालतों का रुख, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का जो रुख था, ज्यादातर मामलों में ट्रायल कोर्ट ने मानवीय और सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण को अपनाया था, जैसा कि इसका उद्देश्य भी यही है इस अधिनियम का। ट्रिब्यूनल ने कहा था कि भले ही ड्राइवर के लाइसेंस में तकनीकी कमी थी, लेकिन बीमा कंपनी अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह भाग नहीं सकती। ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया था कि बीमा कंपनी पहले पीड़ित को क्लेम दे और बाद में गाड़ी मालिक से उसकी वसूली करे। ये हो गया सर हमारा दावा अधिकरण का। उसके बाद मामला पहुंचा हाई कोर्ट में। विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट्स ने भी ट्रायल कोर्ट के पे एंड रिकवर के आदेश को सही ठहराया।
हाई कोर्ट्स का मानना था कि मोटर व्हीकल एक्ट एक सहानुभूति और सामाजिक कल्याण कानून है जिसका मकसद बेकसूर सड़क पीड़ितों को तुरंत आर्थिक राहत पहुंचाना है, न कि बीमा कंपनियों को तकनीकी कमियों के पीछे छिपने का मौका देना है। यह हाई कोर्ट्स में आया सर मामला। उसके बाद पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनी के जो मुख्य तर्क थे, बीमा कंपनी की ओर से देश के दिग्गज वकील ने तर्क दिए, जिसमें नंबर 1 था, कानूनन अगर ड्राइवर के पास विधिवत लाइसेंस नहीं है तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन होता है। यह बीमा कंपनी की तरफ से जो वकील साहब थे उनके द्वारा दिए गए तर्क हैं। दूसरा तर्क दिया गया, एक बार जब यह साबित हो जाए कि, क्या साबित हो जाए सर, एक बार जब यह साबित हो जाए कि लाइसेंस फर्जी या एक्सपायर था तो ट्रिब्यूनल को बीमा कंपनी को 100% मुक्त कर देना चाहिए। बीमा कंपनी पर यह दबाव नहीं बना सकती कि वह पहले चोर या लापरवाह मालिक की जगह पीड़ित को भुगतान करे और फिर वसूली के लिए भटकती रहे। ये उनका दूसरा तर्क था। इसी प्रकार से जो तीसरा पॉइंट हमारा आएगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। इसमें कुल 5 सिद्धांत पारित किए गए सर, बड़े सुनने समझने लायक हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनियों के तर्कों को खारिज करते हुए और पुराने सभी विरोधाभासी फैसलों जैसे कमला और लेहरू केस को सुव्यवस्थित करते हुए पे एंड रिकवरी के ऐतिहासिक सिद्धांत पर अंतिम मोहर लगा दी और कोर्ट ने निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए गए, जिसमें नंबर 1 है पे एंड रिकवरी का अचूक नियम। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बीमा कंपनी को गाड़ी मालिक के बीच चाहे जो भी विवाद या शर्तों का उल्लंघन हो, उसका खामियाजा दुर्घटना के बेकसूर पीड़ित को नहीं भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि बीमा कंपनी को पहले पीड़ित पक्ष को पूरा क्लेम चुकाना होगा पे, और उसके बाद वह उसी क्लेम कोर्ट में गाड़ी मालिक की संपत्ति कुर्क करवाकर अपना पैसा रिकवर करने के लिए स्वतंत्र है। यह हो गया सर सिद्धांत नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। सिद्धांत नंबर 2 है, सबूत का भार बीमा कंपनी पर है। सिर्फ यह कह देना काफी नहीं है कि लाइसेंस फर्जी है। अदालत में यह साबित करने की पूरी जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होगी कि ड्राइवर का लाइसेंस वास्तव में अवैध था और गाड़ी मालिक को इस बात की पूरी जानकारी थी। सिद्धांत नंबर 3, मालिक की जानबूझकर की गई लापरवाही अनिवार्य है। न्यायालय ने कहा कि बीमा कंपनी को अपनी देनदारी से पूरी तरह बचने के लिए साबित करना होगा कि गाड़ी मालिक ने जानबूझकर कानून तोड़ा था, कॉन्ट्रीब्यूटरी निग्लिजेंसी, ये साबित करना होगा। उदाहरण से हम समझ लेते हैं, यदि गाड़ी मालिक ने ड्राइवर को काम पर रखते समय उसका लाइसेंस देखा था और यह सामान्य तौर पर असली दिख रहा था, मालिक ने अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरती। अब अगर बाद में लाइसेंस आरटीओ रिकॉर्ड में फर्जी निकलता है तो मालिक को निर्दोष माना जाएगा और मुख्य देनदारी बीमा कंपनी की ही रहेगी, क्योंकि उसने उचित सतर्कता और सावधानी बरत ली थी। अब यहां पर अगर हम इसको ऐसे समझ लें कि ड्राइवर ने लाइसेंस बताया, मालिक ने देखा और वो लाइसेंस फेक था, फर्जी था, मालिक को पता लग गया, या उसके पास लाइसेंस ही नहीं था, या लाइसेंस एक्सपायर हो गया था, पूरी जानकारी मालिक को थी और मालिक ने उसको देखने के बाद भी कहा कि हाँ ठीक है चलाओ तुम तो गाड़ी, कुछ नहीं होगा। अब यहाँ बात हो गई सर दूसरी, यहाँ पर मालिक के ऊपर बात आ गई, लेकिन मालिक ने जो है कि सावधानी बरती थी तो फिर उस सिद्धांत का लाभ वो ले सकता है। सिद्धांत नंबर 4 है सर हमारा, क्या है, लर्नर लाइसेंस भी एक वैध लाइसेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला देते हुए कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के अध्याय 2 के तहत लर्नर लाइसेंस भी कानूनन एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस की परिभाषा में आता है। इसलिए केवल इस आधार पर कि ड्राइवर के पास लर्नर लाइसेंस था, बीमा कंपनी क्लेम खारिज नहीं कर सकती, बशर्ते वह लर्नर लाइसेंस की बुनियादी शर्तों जैसे गाड़ी पर एल बोर्ड लगाना आदि का पालन कर रहा हो। यह हो गया चौथा सिद्धांत। सिद्धांत नंबर 5, एक्सपायर्ड लाइसेंस पर रुख। यदि दुर्घटना के समय ड्राइवर का लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, मतलब उसकी अवधि पूर्ण हो चुकी है, तो भी यह बीमा कंपनी के लिए पूरी तरह मुक्त होने का आधार नहीं है। कोर्ट पे एंड रिकवरी का आदेश देगी, क्योंकि लाइसेंस का रिन्यू ना होना एक प्रशासनिक चूक है, ना कि वाहन चलाने की योग्यता का खत्म होना। मतलब वो रिन्यू नहीं करा पाया लेकिन चलाना तो जानता है, जब तक कि वो आरटीओ द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो। ऐसे में कोई घोषित करने का सवाल ही नहीं, रिन्यू करवा सकता हो। विशेष नोट, यह जजमेंट
बीमा कंपनी फर्जी अमान्य लाइसेंस का सॉलिड डिफेंस लेकर आए तो पीड़ित पक्ष के वकील के रूप में आपका सबसे पहले ब्रह्मास्त्र स्वर्ण सिंह 2004 का जजमेंट होना चाहिए, जिसके दम पर आप कोर्ट से पे एंड रिकवर का आदेश सुनिश्चित करवा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज सर हमें इस ऐतिहासिक फैसले से सीखने को मिली है। इसके बाद जो है कि फैसला है सर, इसको कानून की गीता या बाइबल भी कहा जाता है। और इसको ऐतिहासिक फैसला क्यों कहा जाता है इसको भी मैं बता देता हूं कि सामान्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले 2 जजों की बेंच देती है, लेकिन इस विषय पर पहले के कई फैसले में आपस में विरोधाभास था। इसलिए कानून की इस बड़ी उलझन को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए 3 माननीय जजों की विशेष बेंच CJI-VN खरे, जस्टिस DM धर्माधिकारी और जस्टिस SB सिन्हा बैठी थी। आज 22 साल बाद भी इस फैसले को कोई भी छोटी बेंच बदल नहीं सकती। पे एंड रिकवरी का जन्मदाता इस फैसले से देश भर की अदालतों में इस फैसले से पहले देश भर की अदालतों में भ्रम था कि अगर ड्राइवर का लाइसेंस फर्जी निकला तो पीड़ित गरीब परिवार को मुआवजा कौन देगा, क्योंकि गाड़ी मालिक अक्सर गरीब या दिवालिया होते हैं। इस ऐतिहासिक फैसले ने पीड़ित सर्वोपरि का सिद्धांत तय किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि बीमा कंपनी अरबों रुपयों का प्रीमियम लेती है, इसलिए तकनीकी कमियों के पीछे छिपकर पीड़ित को सड़क पर लावारिस नहीं छोड़ सकती, उन्हें पहले भुगतान करना ही होगा। वकालत का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ब्रह्मास्त्र, आप देश की किसी भी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट आप देश की किसी भी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल कोर्ट में चले जाइए। हर दूसरे मुकदमे में पीड़ित पक्ष का वकील इसी स्वर्ण सिंह जजमेंट की कॉपी जज साहब के सामने पेश करता है। यदि ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था, फर्जी था, परमिट नहीं था या कोई कमी थी तो पीड़ित का वकील इस जजमेंट के दम पर कोर्ट से पे एंड रिकवर का आदेश करवाता है। कानून की परिभाषा ही बदल दी सर इसने। इस फैसले ने लर्नर लाइसेंस को लेकर बीमा कंपनियों का अहंकार तोड़ा है और साफ किया कि लर्नर लाइसेंस धारक भी कानूनन गाड़ी चलाने का हकदार है। इसने सबूत के भार, बर्डन ऑफ प्रूफ को मालिक के सिर से हटाकर अमीर बीमा कंपनियों के कंधों पर डाल दिया। इसमें बुक के लिए महत्वपूर्ण लाइन भी लिखी हुई है मैंने। और उसके बाद उपरोक्त तो स्वर्ण सिंह 2004 के फैसले के 22 साल बाद यह फैसला आया, जिसमें स्वर्ण सिंह का हवाला देकर फैसला दिया गया। एम अनंती और अन्य बनाम पी वेंकटेशन और अन्य 29 जनवरी 2025 का फैसला है सर। स्वर्ण सिंह के साथ आप इसको भी पेश करें। अब ये इसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं मैं आपको बता दूं, इसको थोड़ा सा अक्षर बड़े कर देता हूं सर, ये 18 के फॉन्ट में मैं कर देता हूं, पढ़ने में आसानी हो जाएगी मुझे भी आपको भी। नवीनतम स्थिति, यदि यह साबित हो जाता है कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक के पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तो भी कल्याणकारी कानून के तहत एक्सीडेंट क्लेम कोर्ट को बीमा कंपनी को पे एंड रिकवर का आदेश देना होगा। ये जो नया फैसला 2025 का उसमें बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी को सख्त निर्देश दिए कि बीमा कंपनी पहले पूरी मुआवजा राशि 10,36,000 प्लस ब्याज पीड़ित परिवार को भुगतान करेगी और उसके बाद गाड़ी के मालिक चालक से उस राशि की वसूल करेगी। तो आज के वीडियो में सर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। इसके बाद सर फिर हमारे यहाँ से अध्याय चालू होते हैं और तकरीबन इसमें 25 अध्याय हैं और इसमें समथिंग 300 के कुछ ऊपर पृष्ठ हो चुके हैं। और जब इसका PDF बनाया जाता है तो कुछ पृष्ठों की संख्या इसमें कम हो जाती है। और इसमें ये एक डिजिटल ई बुक है, PDF है, नोट्स है, इसको आप कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। आप स्वयं इसको देखकर पढ़ और समझ सकते हैं। इस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से पहले आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा करें। इसमें डिस्क्लेमर भी दी गई है कि ये कानूनी मार्गदर्शन के लिए, किसी को भी व्यक्तिगत सलाह नहीं है, नफा नुकसान की कोई जिम्मेदारी ना तो चैनल की ना हमारी डिजिटल ई बुक की होगी। इसमें वो महत्वपूर्ण बातें मेरे द्वारा लिखी गई हैं जो हमारे कोर्ट की प्रैक्टिस के दौरान अक्सर हमारे सामने आती हैं और उस स्थिति में अक्सर हमें कानून का ज्ञान नहीं होने के कारण हम घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि एक जनरल सोच तो यही रखते हैं कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हो गया तो बीमा नहीं मिलेगा। तो इस घबराहट से बाहर निकलने के लिए और तमाम टेंशन्स आपके दूर हो सकें, इसलिए मैं लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। इसकी डिजिटल ई बुक की कीमत 299 रुपये मात्र मेरे द्वारा रखी गई है। उसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप वहां से खरीद सकते हैं। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 लिंक ओपन होंगी, एक तो मेरी वेबसाइट की और एक गूगल ई बुक पार्टनर की। दोनों से आप खरीद सकते हैं। गूगल ई बुक पार्टनर 75 से अधिक देशों में उपलब्ध है, वहां पर 75 से अधिक देशों में खरीदी जा सकती है डिजिटल ई बुक को। लेकिन मेरी वेबसाइट ओनली फॉर इंडिया पे ही एक्टिव रहती है, इंडिया के बाहर वहां कोई खरीद नहीं सकता।
बहुत से व्यूअर्स ने बीच में सर कमेंट्स की थी वीडियो के नीचे, संपर्क भी किया था। एक अमेरिका से फोन आया था, एक सऊदी अरेबिया से फोन आया था, एक और जगह से आया था। वो चाहते थे वहां बैठ के डिजिटली बुक खरीद ले, इसलिए ये व्यवस्था भी मैंने कर दी कि यदि आपको मेरी कोई डिजिटली बुक ऐसी लगती है आपके लिए उपयोगी, तो आप वहां बैठ के भी खरीद सकते हैं। तो दोनों लिंक मौजूद है। सिर्फ 50 रुपये 50 पैसे का रेट से, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होने की वजह से वहां पर ज्यादा है। तो आपको मैंने पूरी जानकारी आज की वीडियो में प्रदान कर दी है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम स्वर्ण सिंह 2004 का ऐतिहासिक फैसले के ऊपर, यदि बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होता भी है उसके बाद भी बीमा कंपनी भुगतान करेगी और मालिक से वसूल करेगी। आज के वीडियो में सर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।